हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल कॉलेज स्टडी कॉर्नर। और कॉलेज स्टडी कॉर्नर में आज हम आए हैं एक नई बंगला स्टोरी के साथ जो कि रविंद्रनाथ जी की लिखी हुई है। और स्टोरी का नाम है, थोड़ा सा गोस्ट स्टोरी है, थोड़ी सी डरावनी स्टोरी है, मजा आएगा आप लोगों को सुन के भी। तो स्टोरी का नाम है कंकाल, जिसे हिंदी में भी क्या बोलते हैं, कंकाल, या इंग्लिश में स्केलेटन बोलते हैं। ये स्टोरी का नाम। तो चलिए एंजॉय कीजिए मेरे साथ इस स्टोरी को। बट यस, बिफोर स्टार्टिंग, इफ यू आर फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज कॉलेज स्टडी कॉर्नर, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। स्टार्ट करते आज के स्टोरी को। আমরা তিন বাল্য সঙ্গী যে ঘরে শয়ন করিতাম তাহার পাশের ঘরের দেয়ালে একটি আস্ত নরকঙ্কাল ঝুলানো থাকতো। हम तीनों फ्रेंड, बचपन के फ्रेंड, जिस रूम में सोते थे उस रूम के पास वाले रूम में एक स्केलेटन हमेशा रखी रहती थी। রাত্রে বাতাসে তার হাড়গুলো খটখট শব্দ করিয়া নড়িত। দিনের বেলা আমাদিগকে সেই হাড় নাড়িতে হইত। আমরা তখন পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট মেঘনাদ বধ এবং ক্যাম্বেল স্কুলের এক ছাত্রের কাছে অস্থিবিদ্যা পড়িতাম। আমাদের অভিভাবকদের ইচ্ছা ছিল আমাদিগকে सहसा सर्वविद्याएं पारदर्शी करिया तुलिबेन। पास वाले रूम में कंकाल इसलिए रहता था, स्केलेटन इसलिए रखा जाता था क्योंकि उसके बारे में सब ये लोग क्या कर रहे थे, अस्थियों के बारे में अर्थात हड्डियों के बारे में इनकी पढ़ाई होती थी। सुबह तो स्केलेटन को लेकर वो लोग छूते थे, वो रिसर्च कर देखते थे क्योंकि उन लोग को उस बारे में वो पढ़ाई करनी थी। लेकिन जब रात होती थी और उसकी हवा के साथ खटखट आवाज आती थी स्केलेटन की, तो तीनों एकदम डरे हुए रहते थे। बट माँ पापा की ये इच्छा थी कि बच्चे हमारे हर तरह की विद्या बच्चों को आ जाए, तो सिर्फ पेरेंट्स की वजह से ये लोग इस विद्या को पढ़ रहे थे, ये पढ़ाई कर रहे थे। তাহার পর বহুকাল অতীত হইয়াছে। ইতিমধ্যে সেই ঘর হইতে কঙ্কাল এবং আমাদের মাথা হইতে অস্থিবিদ্যা কোথায় স্থানান্তরিত হইয়াছে अन्वेषण करिया जाना जाए ना। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, तीनों बड़े हो गए और सबके माइंड से अस्थि, जो हड्डियों के स्केलेटन के प्रति जो भी उन लोगों ने सीखा था, जो भी उन लोगों ने पढ़ाई की थी या जो भी हुआ था, वो धीरे धीरे दिमाग से उन लोगों के स्लिप करता गया। अल्प दिन हইল একদিন রাত্রে কোনো কারণে অন্যত্র স্থানাভাব হওয়াতে আমাকে সেই ঘরে শয়ন করিতে হয়। অনাভাস্যবৎ ঘুম হইতেছে না। এমন সময় ঘরের কোণে যে তেলের বাতি জ্বলিতেছিল সেটা প্রায় মিনিট পাঁচেক ধরিয়া খাবি खाइते खाइते একেবারে নিবিয়া গেল। क्रमे से कंकाल कथा मने पड़िल। बहुत दिनों के बाद जब एक दिन ऐसा हुआ कि हो सकता है घर में गेस्ट आए, कुछ भी हो, घर में कहीं और जगह नहीं था, तो हमको उसी रूम में सोना पड़ा जहाँ कभी कंकाल को रखा जाता था। और रात को एकदम अकेले, ऐसे तो दिमाग से पूरा स्लिप हो गया था, दिमाग से सब कुछ उतर गया था, बट जब हम रात को उस रूम में सोने को गए तब धीरे धीरे पुरानी बातें याद आने लगी। और तो देखिए, पहले लाइट नहीं होती थी, दिया जलता था, तो हवा वगैरह चल रही थी, दिया भी धीरे धीरे बुझने लगी थी और लेखक की जो हालत है वो एकदम खराब हो रही थी। सहसा मने हইল একটি চেতন পদার্থ অন্ধকারে ঘরের দেয়াল হাতড়াইয়া আমার মশারির চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহার ঘন ঘন নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যাইতেছে। সে যেন কি খুঁজিতেছে, পাইতেছে না। নিশ্চয় বুঝতে পারিলাম সমস্তই আমার নিদ্রাহীন উষ্ণ মস্তিষ্কের কল্পনা এবং আমারই মাথার মধ্যে বো বো করিয়া যে রক্ত ছুটিতেছে তাহারই দ্রুত পদশব্দের মতো শুনাইতেছে। जब बहुत रात हो गई, दिया भी बुझ गया, अचानक मुझे आभास हुआ कि मच्छरदानी के चारों ओर कोई घूम रहा है, बहुत पास आके मुझे देख रहा है, उसकी आवाज मुझे अनुभव हो रही है। तो लेखक की हालत एकदम खराब। बट उन्होंने क्या किया, अपने को दिलासा देने के लिए, होता है ना हम लोग खुद को दिलासा देते हैं, तो लेखक ने भी दिलासा देखने के लिए मन ही मन सोचा, अरे ये तो वही आवाज है, हम जो सांस ले रहे हैं उसी की आवाज हमें सुनाई दे रही है और हम डर रहे हैं। ये सिर्फ बहाना था कि अपने मन से किसी तरह डर को वो हटा सके। किंतु तबु गা ছমছম করিতে লাগিল। জোর করিয়া এই অকারণ ভয় ভাঙিবার জন্য বলিয়া উঠিলাম, কে? পদশব্দ আমার মশারির কাছে আসিয়া থামিয়া গেল এবং একটা উত্তর শুনতে পাইলাম, আমি। আমার সেই কঙ্কালটা কোথায় গেছে তাই খুঁজিতে আসিয়াছি। बहुत हालत खराब है, फिर भी जोर करके मन में जितनी
जो जितनी भी सांस था सबको एक जगह करके लेखक ने किसी तरह पूछा कि कौन है। उनको आवाज सुनाई दिया, मैं हूँ। और इस रूम में जो कंकाल था, जो स्केलेटन था, मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ। वो कहाँ गया? बहुत সুরে আমি বলিলাম, এই দুপুর রাত্রে বেশ কাজটি বাহির করিয়াছো, তা সে কঙ্কালে এখন আর তোমার আবশ্যক? मैंने ये दिखाने के लिए कि मुझे डर नहीं लग रहा है, अपनी आवाज को बहुत नॉर्मल करने की कोशिश करते हुए मैंने कहा कि तुमको इस रात को और कोई काम नहीं मिला, तुम कंकाल स्केलेटन को ढूंढने के लिए आ रहे हो। অন্ধকারের মশারির অত্যন্ত নিকট হইতে উত্তর আসিল, বলো কি? আমার বুকের হাড় যে তাহার মধ্যে ছিল, আমার 24 বৎসরে যৌবন যে তাহার চারিদিকে বিকশিত হইয়াছিল, একবার দেখিতে ইচ্ছা করে না? तब जो है वहां से आवाज आई, जहाँ से आवाज जा रही थी फिर से आवाज आई, तुम क्या बोल रहे हो? मैं अपने स्केलेटन को, अपनी हड्डियों के ढांचा को ढूंढने के लिए आया हूँ, क्योंकि उसी ढांचे मैंने 26 साल मेरे साथ वो था। मतलब समझ रहे हैं, जिसकी कंकाल वो थी, एक्चुअली वो किसी ऐसे व्यक्ति की थी जिनकी 26 साल की एज में डेथ हो जाती, उसी की वो स्केलेटन थी, उसी को ढूंढने के लिए वो आया है। আমি তৎক্ষণাৎ বলিলাম, হ্যাঁ কথাটা সঙ্গত বটে, তা তুমি সন্ধান করো গে যাও, আমি একটু ঘুমাইবার চেষ্টা করি। फिर लेखक ने साहस करके बोला, ठीक है हम समझते हैं, कोई बात नहीं, तुम जिसे जो भी ढूंढना है तुम आराम से ढूंढो, मुझको तो सोने दो। সে বলিল, তুমি একলা আছো বুঝি? তবে একটু বসি, একটু গল্প করা যাক। 35 বছর পূর্বেও আমিও মানুষের কাছে বসিয়া মানুষের সঙ্গে গল্প করিতাম। এই 35টা বছর আমি কেবল শ্মশানে বাতাসে হু হু শব্দ করিয়া বেরিয়াছি, আজ তোমার কাছে বসিয়া আরেকবার মানুষের মতো করিয়া গল্প করি। तब वहां से आवाज आई, उन्होंने पूछा, जिसकी भी आवाज थी, उन्होंने पूछा, अरे अकेले हो क्या? और कोई नहीं है? तो क्या मैं यहाँ पे थोड़ी देर बैठ जाऊं? बहुत दिन हुआ मैंने किसी इंसान से बात नहीं की, 35 साल से मैं जो है केवल शमशान में घूम रहा हूँ, बात करने के लिए कोई इंसान नहीं मिला, तो आज सोचता हूँ बैठ के थोड़ा तुम्हारे साथ बात कर ले थोड़ी देर। অনুভব করিলাম আমার মশারির কাছে কে বসিল। मुझे यह महसूस हुआ कि मेरी मच्छरदानी के पास आके कोई बैठ गया, सिर्फ आभास हुआ। নিরুপায় দেখিয়া আমি বেশ একটু উৎসাহের সহিত বলিলাম, সেই ভালো, যাহাতে মন বেশ প্রফুল্ল হইয়া ওঠে এমন একটা কিছু গল্প বলো। সে বলিল, সবচেয়ে মজার কথা যদি শুনিতে চাও তো আমার জীবনের কথা বলি। इतने देर में थोड़ा सा उनका धड़का खुल गया लेखक का। उन्होंने कहा, जहाँ से आवाज आ रही थी उनको लेखक ने कहा, अगर ऐसा ही है तो चलो कुछ थोड़ी देर बात कर लिया जाए, कोई एक ऐसा कहानी सुनाओ, ऐसी स्टोरी सुनाइए जिससे कि हमें कुछ अच्छा लगे, मन खुश हो जाए। तब उन्होंने कहा, जिनकी आवाज ने कहा, अगर तुमको मजेदार स्टोरी चाहिए तो चलो मैं अपनी लाइफ की एक स्टोरी तुम्हें सुनाता हूँ। स्टोरी जो है आगे बढ़ती, मतलब जो थर्ड पर्सन था उस रूम में जिनकी सिर्फ आवाज आ रही थी, वो अपनी स्टोरी बताने लगता है। बताने जब लगता है तब समझ में आता है कि बात करने वाला पर्सन जो है वो क्या है, किसी कोई लेडी है। যখন মানুষ ছিলাম এবং ছোট ছিলাম তখন এক ব্যক্তিকে জুমের মতো ভয় করিতাম। তিনি আমার স্বামী। মাছকে বড়শি দিয়া ধরিলে তাহার যেমন মনে হয় আমারও সেই রূপ মনে হইত। तो आवाज ने बात करनी शुरू की, जब मैं इंसान थी तो मैं जिस इंसान को, जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा, जिस व्यक्ति से मुझे डर लगता था वो मेरे हस्बैंड थे। मछली को जब जाल में पकड़ते तो मछली जैसे तड़पती है, तो मैं भी अपने हस्बैंड से इतनी ही डरती थी, हमेशा बहुत ज्यादा डरती थी। বিবাহের 2 মাস পরে আমার স্বামীর মৃত্যু হইল এবং আমার আত্মীয় স্বজনরা আমাকে লইয়া অনেক বিলাপ পরিতাপ করিলেন। আমার শ্বশুর অনেকগুলি লক্ষণ মিলিয়া দেখিয়া শাশুড়িকা কহিলেন, শাস্ত্রে যাহাকে বলে বিষকন্যা এ মেয়েটি তাই। लेकिन उनकी मैरिज लाइफ ज़्यादा दिन चली नहीं, क्योंकि दो महीने के बाद ही हस्बैंड की मृत्यु हो गई, हस्बैंड एक्सपायर कर गए। तो ऑब्वियसली ससुराल वाले बोलने लगे कि ये लड़की ठीक नहीं है, ये तो पूरे वंश को ख़त्म कर देगी, जैसे कि आजकल भी होता है, कोई नई बात नहीं है, ना तो ये चीज़ें आज तक गई हुई है, सेम चीज़ें उस समय तो और ज़्यादा था। तो सब उस पर लांछन लगाने लगे। नीतेछो केमन लागितेछे, इतना बोलने के बाद आवाज ने उनसे कहा कि आप सुन रहे हैं ना मेरी आवाज, मेरी स्टोरी सुन रहे हैं ना, कैसा लग रहा है?
আমি বলিলাম বেশ, গল্পের আরম্ভটি বেশ মজাদার। লেখক ने कहा कि नहीं मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है स्टोरी। তবে শোনো, আনন্দে বাপের বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম। ক্রমে বয়স বাড়িতে লাগিল। আমি বেশ জানিতাম আমার মতো রূপসী এমন যেখানে সেখানে পাওয়া যায় না। তোমার কি মনে হয়? খুব সম্ভব, কিন্তু আমি তোমাকে কখনো দেখি নাই। उसके बाद जो आवाज आ रही थी, उन्होंने कहा हस्बैंड के मृत्यु के बाद ससुराल वाले लांछन लगाया और कोई रखना नहीं चाहता है, तो मायके वालों ने उन्हें अपने घर में वापस ले आया। और ये तो बच्ची थी, क्योंकि पहले जमाने में शादी बहुत कम एज में होती थी, तो उसको क्या फर्क पड़ता है। उनको तो ये हुआ कि चलो मन ही मन वो एक तरह से खुशी थी, इस तरह के हस्बैंड थे, उनसे छुटकारा मिला, वापस मैं अपने मायके जा रही हूँ। वो बच्ची थी तो उनको बहुत खुशी हुई और मायके में वापस आ गई। धीरे धीरे टाइम बीतता गया, एज भी उनकी बढ़ने लगी और उनको ये पता था कि पूरे गांव में उनके जैसी ब्यूटीफुल लेडी दूसरी कोई नहीं थी। फिर उन आवाज ने पूछा लेखक से, तुमको पता है ना मैं कितनी सुंदर हूँ? तो लेखक ने कहा, मुझे कैसे पता होगा, मैंने तो आपको देखा ही नहीं। আমার কেহ সঙ্গিনী ছিল না। दादा प्रतिज्ञा করিয়াছিলেন বিবাহ করিবেন না। भाई की ऐसी हालत देख के उनके जो ब्रदर थे, भाई थे, बड़े भैया थे, उन्होंने भी प्लेज किया था, प्रतिज्ञा किया था, कसम खाई थी कि मैं भी शादी नहीं करूंगा। अंतपुरे आमी एका, और पूरे घर में मैं अकेली ही एक औरत थी और घर में कोई लेडीज नहीं थी उस घर में। दादार बंधु शशि शेखर যখন মেডিকেল কলেজ হইতে পাশ হইয়া আসিলেন, তখন তিনি আমার বাড়িতে ডাক্তার হইলেন। আমি তাহাকে পূর্বে আড়াল হইতে অনেকবার দেখিয়াছি। দাদা অত্যন্ত অদ্ভুত লোক ছিলেন। পৃথিবীটাকে যেন ভালো করিয়া চোখ মেলিয়া দেখিতেন না। সংসারটা যেন তাহার পক্ষে যথেষ্ট ফাঁকা নয়, এই জন্য সরিয়া সরিয়া একেবারে প্রান্তে গিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন। इसके बाद दादा के ही भैया के एक फ्रेंड थे शशि शेखर। जब वो मेडिकल कॉलेज से डॉक्टरी पास किए तो वो हम लोग के फैमिली डॉक्टर बन गए। मैं कभी कभी उनको छुप छुप के देख लिया करती थी और मेरे भैया जो थे, बड़े भैया, उनको किसी चीज की कोई मतलब नहीं था। মধ্যে এক শশী শেখর, এই জন্য বাহিরের যুবকদের মধ্যে আমি এই শশী শেখরকে সর্বদা দেখিতাম। এখন আমি সন্ধ্যাকালে পুষ্পতরুতলে সম্রাজ্ঞীর আসন গ্রহণ করিতাম, তখন পৃথিবীর সমস্ত পুরুষ জাতি শশী শেখরের মূর্তি ধরিয়া আমার চরণাগত হইত। শুনিতেছ কি মনে হইতেছে? और जो आवाज थी, जो भी आवाज आ रही थी, उनके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उन्होंने बाहर की दुनिया में बस भैया के जो फ्रेंड थे शशि शेखर, उन्हीं को देखे थे। तो आप समझ रहे थोड़ा ना बात कहाँ तक पहुंची है। तो उनके लिए वही पूरा माने पुरुष मतलब वही जो शशि शेखर थे, भैया के फ्रेंड, वही थे। उसके बाद आवाज ने फिर पूछा लेखक से, आप सुन रहे ना मेरी स्टोरी? আমি সনিশ্বাসে বলিলাম, মনে হইতেছে শশী শেখর হইয়া জন্মিলে বেশ হইত। আগে সবটা শোনো। একদিন বাদলার দিনে আমার জ্বর হইয়াছে, ডাক্তার দেখিতে আসিয়াছেন, সেই প্রথম দেখা। उसके बाद स्टोरी को वो आगे बढ़ाती कहती है कि एक दिन ऐसा हुआ, एक दिन बरसात के दिन में मुझे काफी तेज फीवर आ गया और डॉक्टर देखने के लिए कौन आए? शशि शेखर, क्योंकि वही उस समय एकमात्र डॉक्टर थे और फैमिली डॉक्टर भी थे, तो वो देखने के लिए आए। तो पहले तो मैं उनको छुप छुप कर देखती थी और ये फर्स्ट टाइम था जब मैं उनको एकदम नजदीक से देख रही थी। ডাক্তার নম্র মৃদু স্বরে দাদাকে বলিলেন, একবার হাতটা দেখিতে হইবে। उसके बाद उन्होंने शशि शेखर जी ने डॉक्टर भैया से कहा कि एक बार हाथ देखना पड़ेगा, मतलब छू के पल्स वगैरह देखना पड़ेगा। আমি গাত্রা বরণের ভিতর হইতে ক্লান্ত সুগর হাতখানি বাহির করিয়া দিলাম। একবার হাতের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, যদি নীলবর্ণ কাঁচের চুড়ি পরিতে পারিতাম তো আরো বেশ মানাইতো। रोगीर हाथ लइया नाड़ी देखी डाक्टर ने एमन इतस्तत इतिपूर्वे कखनो देखिनी। तो जब डॉक्टर ने कहा कि मुझे पल्स देखना पड़ेगा हाथ पकड़ के, तब मैं जो आवाज़ थी उन्होंने कहा कि मैंने धीरे से अपना हाथ को आगे बढ़ा दिया। लेकिन तब मुझे महसूस हुआ कि अगर मैं ब्लू कलर की थोड़ी सी चूड़ी वगैरह पहन लेती तो अच्छा होता। ये सब क्यों उनको फीलिंग हो रही थी? क्योंकि उन्होंने फर्स्ट टाइम किसी जेंट्स से इतने क्लोज हो रही थी, कोई जेंट्स उनका हाथ छुए, तो इसलिए उनके मन में ये सब ख्याल आ रहा था। कालक्रमे आरो दुई चारिबार रोग ও আরোগ্যর হবার পর দেখিলাম আমার সেই সন্ধ্যাকালের মানস সভায় পৃথিবীর কোটি কোটি পুরুষ সংখ্যা অত্যন্ত হ্রাস হইয়া क्रमे एकटिते आशिया ठुकिल। और जब तक तबीयत सही होने में, एक दिन में तबीयत सही नहीं होगी, कई बार डॉक्टर्स आते जाते थे, उनसे मतलब इंटरेक्शन बढ़ता गया और धीरे धीरे मेरे लिए वो एकदम खास इंसान हो गया, मेरे लिए खास हो गए शशि शेखर जी।
मेरे लिए पूरी दुनिया में एक ही डॉक्टर थे, वो थे शशि शेखर। আমি গোপনে সন্ধ্যাবেলায় একটি বাসন্তী রঙের কাপড় পরিতাম, ভালো করিয়া খোপা বাঁধিয়া মাথায় এক গাছি বেলফুলের মালা জড়াইতাম, একটি আয়না হাতে লইয়া বাগানে গিয়া বসিতাম। और धीरे धीरे दोनों में जो है इंटरेक्शन बढ़ने लगा, उनको वो डॉक्टर अच्छे लगने लगे, तो उसी तरह वो अपना भी ख्याल रखने लगी, बस उसी के रंग में वो रंगने लगी। তারপরে শোনো, একটুখানি পসার হইতেই আমাদের বাড়ির একতলায় ডাক্তার তাহার ডাক্তারখানা খুলিলেন। धीरे धीरे जब डॉक्टर की ख्याति बढ़ने लगी तो उन्हीं के घर के ऊपर एक रूम में डॉक्टर ने अपना क्लिनिक खोल दिया। তখন আমি তাহাকে মাঝে মাঝে হাসিতে হাসিতে ঔষধের কথা, বিষের কথা, কি করিলে মানুষ সহজে মরে, এই সকল কথা জিজ্ঞেস করতাম। और धीरे धीरे डॉक्टर के साथ वो घुलने मिलने लगी और बातों बात में कभी दवाई के बारे में या तो किसी ऐसे जहर के बारे में पूछ, बातों बातों में, नॉट इंटेंशनली कि इस जहर खाने, कौन से जहर खा ले अच्छे से, मतलब बिना किसी परेशानी के मृत्यु हो जाए, और यही सब बातें करने लगी। मतलब एकदम घुल मिल गई। ডাক্তারি কথায় ডাক্তারে মুখ খুলিয়া যেত। শুনিয়া শুনিয়া মৃত্যু যেন পরিচিত ঘরের লোকের মতো হইয়া গেল। ভালোবাসা এবং মরণ কেবল এই দুটোকেই পৃথিবীময় দেখলাম। আমার গল্প প্রায় শেষ হইয়া আসিতেছে, আর বড় বাকি নেই। इतना बोलने के बाद उन्होंने कहा, आवाज ने कहा कि घबराओ मत, मैं ज्यादा लंबी स्टोरी नहीं करूंगी, मेरी स्टोरी अब फिनिश होने वाली है। और लेखक ने भी कहा, আমি মৃদু স্বরে বলিলাম, রাত্রিও প্রায় শেষ হইয়া আসিল। लेखक ने भी कहा, हाँ आपकी स्टोरी खत्म हो रही है और रात भी अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। কিছুদিন হইতে দেখিলাম ডাক্তার বাবু বড় অন্যমনস্ক এবং আমার কাছে যেন ভারী অপ্রতিভ। একদিন দেখিলাম তিনি কিছু বেশি রকম সাজসজ্জা করিয়া দাদার কাছে তাহার জুড়ি ধার লইলেন, রাত্রে কোথায় যাইবেন। इसी भी धीरे धीरे हमको ये लगने लगा कि डॉक्टर साहब धीरे धीरे हमसे कट अप करने लगे। और उसके बाद एक दिन मैंने देखा डॉक्टर साहब अच्छे से प्रिपेयर हो के रात को कहीं निकल गए। আমি আর থাকিতে পারিলাম না, দাদার কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, হ্যাঁ দাদা, डॉक्टर बाबू आज कोথায় যাইতেছেন। मैंने भैया के पास जाके इधर उधर की बात करके मैंने भैया से पूछा कि भैया डॉक्टर साहब कहाँ गए। संक्षेपे दादा बोलिलेन, मरिते। भैया ने फिर कहा, सिर्फ छोटा सा उत्तर दिया, मरने गए हैं। আমি বলিলাম, না সত্য করিয়া বলো। फिर मैंने पूछा कि नहीं नहीं सच बताइए, कहाँ गए हैं। पूर्वापेक्षा किंचित खुलासा करिया बोलिलेन, विवाह करिते। আমি বললাম, সত্যি নাকি? বলিয়া অনেক হাসিতে লাগলাম। फिर भैया ने कहा कि वो शादी करने गए हैं। मैंने कहा, अच्छा मजाक है क्या? बोले नहीं। तो इतना सुन के मैं हंसने लगी। অল্পে অল্পে শুনিলাম এই বিবাহে ডাক্তার 12,000 টাকা পাইবেন। उसके बाद मुझे ये सुनने को आया कि अगर ये जो शादी करने गए हैं डॉक्टर साहब, उसके बदले में उनको 12,000 रुपया मिलेगा। और 12,000 उस समय के जमाने में काफी होता था। কিন্তু আমার কাছে এই সংবাদ গোপন করিয়া আমাকে অপমান করিবার তাৎপর্য কি? আমি কি তাহার পা ধরিয়া বলিয়াছিলাম যে এমন কাজ করিলে আমি মরিয়া যাইব? इससे जो है उनको जो आवाज जो बातें कर रही थी लेडी, उन्होंने कहा कि मुझे इस बात से बहुत दुख हुआ कि अगर वो हमसे ये बात कहते तो मैं क्या मर जाती उनके लिए, मैं उनके बिना नहीं रह सकती। उन्होंने मेरे से ये बात डॉक्टर साहब ने छुपाया क्यों। फिर जब शाम को डॉक्टर साहब से फिर बात हुई तब उन्होंने डॉक्टर साहब से पूछा कि डॉक्टर साहब आज क्या आपकी शादी है। डॉक्टर साहब ने बोला, मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि डॉक्टर साहब आज क्या आपकी शादी है। डॉक्टर साहब ने सिर्फ मुझे देखा, उन्होंने कुछ रिस्पांस नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने पूछा कि बाजना बाद तो किसी ने बिना किसी बैंड बाजा के आज आपकी शादी हुई इतने ठंडे ठंडे। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि शादी क्या बहुत ही खुशी वाली चीज है, हमेशा उसके लिए एकदम ढोल नगाड़ा पीट के या गाजे बाजे के साथ ही होता है। শুনিয়া আমি হাসিয়া অস্থির হইয়া গেলাম। এমন কথা তো কখনো শুনি নাই। আমি বললাম, সে হইবে না, বাজনা চাই, আলো চাই। तो मैंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, शादी में तो जरूर हम बैंड बाजा होना चाहिए, तभी ना मजा आएगा। আমি কেবলই গল্প করিতে লাগিলাম, বধূ ঘরে আসিলে কি হইবে, কি করিব। জিজ্ঞাসা করিলাম, আচ্ছা ডাক্তার মশাই, তখনও কি আপনি রোগীর নাড়ি টিপিয়া বেড়াইবেন? যদিও মানুষের বিশেষত পুরুষের মনটা দৃষ্টিগোচর হয় না, তবু আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি কথাগুলি ডাক্তারের বুকে শেরের মতো বাজিতেছিল। मैं फिर मजाक करने लगी, मैं बस यही बातें करने लगी, घर में जब नई बहू आएगी तो हम लोग क्या करेंगे, क्या क्या मजे करेंगे, इन सब को बातों को लेकर हम लोग एंजॉय करने, दिन भर मैं यही बातें करने लगी। অনেক রাতে লগ্ন, সন্ধ্যাবেলা ডাক্তারের ছাতের উপর বসিয়া দাদা সহিত 2-1 পাত্র মদ খাইতেছেন।
দুজনেই এই অভ্যাসটুকু ছিল। शादी बहुत रात को थी तो शाम को छत के ऊपर बैठ के भैया और डॉक्टर शशि शेखर दोनों थोड़ी सी ड्रिंक करने लगे। वो लोग बीच बीच में ऐसी ड्रिंक करते रहते थे। আমি হাসিতে হাসিতে আসিয়া বলিলাম, ডাক্তার মশাই ভুলিয়া গেলেন নাকি? যাত্রার যে সময় হইয়াছে। मैं धीरे से छत पे गई और हंस के गई, डॉक्टर साहब भूल गए, अभी आपकी शादी है ना, इस बात को मत भूलिए। এইখানে একটা সামান্য কথা বলা আবশ্যক। ইতিমধ্যে আমি গোপনে ডাক্তারখানায় গিয়া খানিকটা গুঁড়া সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলাম এবং সেই গুঁড়োর কিয়দংশ সুবিধা মতো অলক্ষিতের ডাক্তারের গ্লাসে মিশাইয়া দিয়াছিলাম। अब देखिए स्टोरी में ट्विस्ट। কোন গুঁড়ো খাইলে মানুষ মরে ডাক্তারের কাছে শিখিয়াছিলাম। तो यहाँ पे ये चीज़ वो कह रही है, स्टोरी जो सुना रही है थर्ड पर्सन, वो कह रही है कि इसी बीच मैंने क्या किया था, धीरे से डॉक्टर के क्लिनिक में जाके वो दवाई डॉक्टर के ग्लास से मैंने मिला दिया था, जिसको खाने से किसी की भी मृत्यु हो सकती है। क्योंकि ये सब मैंने पहली बातों में डॉक्टर से मैंने ऐसे ही पूछा था, तो हमको ये सब बातें मालूम थी कि कौन सी दवाई मिलाने से क्या हो सकता है। डॉक्टर एक चुमुके ग्लासटी शेष करिया আমার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, তবে চলিলাম। और उसी ग्लास में से डॉक्टर साहब ड्रिंक कर रहे थे। उन्होंने लास्ट ड्रिंक लिया और उनकी तरफ देखकर बोले, अच्छा अब मैं चलता हूँ। বাঁশি বাজিতে লাগিল। আমি একটি বারাণসী শাড়ি পরিলাম, যতগুলি গহনা সিন্ধুকে ছিল সব বাহির করিলাম, সিঁথিতে বড় করিয়া সিঁদুর দিলাম, আমার সেই বুকুল তলায় বিছানা পাতিলাম। और इतना करके जब डॉक्टर साहब उठे तो आत्मा जो कि आके बात कर रही थी, उन्होंने कहा, उसके बाद वो भी गई, जाके खूब ढेर सारे गाने पहन लिए, जो भी उनके शादी के रखे हुए थे सब गाने पहन लिए। बनारसी साड़ी जो कि शादी के समय पहनी जाती थी वो साड़ी उन्होंने पहना, अपने मांग में सिंदूर भरा और जाके बगिया में वहाँ जाके बैठ गई। और यहाँ पे ये बात बता दे, उन्होंने जो आत्मा थी उन्होंने डॉक्टर के ग्लास में तो मिलाया ही था और उन्होंने खुद भी वो दवाई जो है उन्होंने खुद भी लिया था। लेने के बाद वो बाग में जाके बैठ गई और उसके बाद इतनी बातें फिनिश करने के बाद उन्होंने पूछा, अच्छा तुमको वो साड़ी कहीं देखे हो जो मैं उस दिन पहन के लास्ट में पहनी हुई थी? আর সেই যে অন্তিম হাসিটুকু ওষ্ঠের কাছে ফুটাইয়া তুলিয়াছিলাম তাহার কোনো চিহ্ন দেখিতে পাইছিলে কি? গল্পটা কেমন লাগলো? আমি বললাম গল্পটা বেশ প্রফুল্লকর। इतना कहने के बाद उन्होंने कहा कि अच्छा आपको स्टोरी कैसे लगी? तो आपको पता है वो आत्मा जो थी उसी डॉक्टर की हड्डी को ढूंढने के लिए वहाँ पे आई थी। एक्चुअली वो जो स्केलेटन था उस रूम में वो किसका था? जिनको वो प्यार करती थी, जिसको उन्होंने जहर दिया था, है ना, जहर दिया तो उसी डॉक्टर की स्केलेटन थी और उस स्केलेटन को ढूंढने के लिए आत्मा वहाँ पे आई थी। तो ये थी स्टोरी। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। मैंने कोशिश की है कि अच्छे से समझाने के लिए। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई स्टोरी के साथ, किसी और राइटर की स्टोरी थोड़ा सा लेते हैं और आप लोग को बताते हैं। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कोलीज स्टडी कॉर्नर और देखते रहिएगा। टेक केयर एंड बाय।